कैसे हो? कल मैंने आपको तीसरा पार्ट बताया आपका जल संसाधन, आज मैं चौथा पार्ट बताऊंगा। ठीक है, आशा करता हूँ वो भी समझ में आया होगा, और नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। दूसरा मैं आपको आज चौथा चैप्टर बताऊंगा। चौथा चैप्टर आपका कृषि, क्रॉप जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, फसल। तो मैं आपका देखो, फसल क्या होती है? फसल जानते हो? कृषि। ठीक, कृषि क्या होती है कि किसान के द्वारा अपनी जमीन पर बोई गई, मतलब खाने के लिए या फिर कच्चा माल, मतलब किसी उत्पादन के लिए, ठीक है, या फिर बेचने के लिए, ठीक है, तो वही हमारा जीवन निर्वाह करने के लिए जो भी हमारा होता है वो कृषि होती है। ठीक है, अब कृषि में क्या क्या होता है, देखो मेरी बात सुनो। कृषि कई तरह की होती है, ठीक है, कृषि कई तरह की होती है। जैसे वाणिज्यिक अलग हो गई, खाद्यान्न अलग हो गई, ठीक है, उसके बाद उनमें कई तरह की फसलें होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा। आपको पता ही होगा अपना देश है वो कृषि प्रधान देश है, ठीक है, ये चीज तो आप जानते होंगे, बच्चों वाली बातें कि हमारा देश सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि करते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे कृषि के मतलब कृषि का क्षेत्र कम होता जा रहा है, मतलब जोतों की जो स्थिति है ना वो कम होती जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जमीनों के टुकड़े हो रहे हैं, जमीनों के टुकड़े बट रहे हैं अलग अलग, तो उन हिसाब से कम खेती हो रही है। ठीक है, और आजकल ज्यादा इंटरेस्ट कोई लेता नहीं है खेती में। ठीक है, और किसानों के साथ जो किसान कर रहे हैं उनके साथ आपको पता ही है क्या हो रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, उनको सही मिल नहीं पा रहा है कुछ। ठीक है, मतलब जैसे जितना बोते हैं उतना पैसा नहीं मिल पाता है, या फिर उनकी फसलें खराब हो जाती हैं, तो ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं कृषि को लेकर। ठीक है ना, तो उसी चैप्टर पर हम आज कृषि देखेंगे, जो कि आपका 4th चैप्टर है, समकालीन भारत सेकंड का, मतलब भूगोलिक किताब है, समकालीन भारत क्लास 10th का चौथा पार्ट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो पता ही होगा आपको ना, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो भारत में 2/3 हिस्से पर कृषि होती है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब इसके 2/3 हिस्से पर कृषि होती है। ठीक है, और सारा शहरी क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद कल आपको मैंने बताया संसाधन बताए थे ना, संसाधन, तो संसाधनों में जैसे सिंचाई करना बताया मैंने कल आपको। ठीक है, तो सिंचाई भी खेतों में ही होती है। ठीक है, फसलों के लिए ही होती है। अब इस क्षेत्र के 2/3 हिस्से पर हम कृषि कर रहे हैं, मतलब पूरा इंडिया में। ठीक है, और प्रति व्यक्ति, अगर प्रति व्यक्ति की बात करते हैं तो आधा हेक्टेयर भूमि हिस्से में आती है। ठीक है, हिस्से में आती है। ठीक है ना, अब आप देखोगे सर हिस्से में कैसे आती है, हमारे पास तो नहीं है, वो एवरेजन सबका लगाकर इतनी पॉपुलेशन है, इतना अपना एरिया है, उस हिसाब से बांटकर आधा हेक्टेयर प्रति व्यक्ति के पास आती है। ठीक है, अब सबसे पहले कृषि को देखते हुए उससे पहले हम देखेंगे कि कृषि के लिए क्या क्या हुआ है। आपने आपके चैप्टर में है एक किताब खोल के रख लेना और आप देखना। ठीक है, सबसे पहले था एक भूदान आंदोलन। ठीक है, भूदान आंदोलन। ठीक है, भूदान आंदोलन था एक। अब इसमें क्या हुआ था, भूदान आंदोलन में हुआ था कि हमारा जो भी आंध्र प्रदेश था, मतलब वहां पर विनोबा भावे थे अपने। कौन थे? विनोबा भावे। इन्होंने क्या है, जगह जगह घूमकर, मतलब अपने देश में जगह जगह घूमकर, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, उन्होंने अपना राज्य को एकीकरण में लाए थे। उसी तरीके से विनोबा भावे ने अपनी जमीनों को चेक, मतलब देखा कि यार कहां पर लोग कितने परेशान है, कहां पर क्या है, तो विनोबा भावे ने एक भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। और ये भूदान आंदोलन था क्या, इसमें था कि मीटिंग हो रही थी और ये वहां पर मौजूद थे। ठीक है, तो इनसे किसी व्यक्ति ने बोला कि विनोबा जी हमको कुछ जमीन दे दो, हमारे पास पर्याप्त जमीन नहीं है खाने को और बोने के लिए। तो इन्होंने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन इन्होंने वादा कर दिया कि आपको जमीन देंगे। लेकिन उसी टाइम एक व्यक्ति ने खड़े होकर इनसे बोला कि 80 कुछ ऐसे करके 80-100 एकड़ जमीन, जैसे 100 एकड़
जमीन मैं दान में देता हूं, तो वो लोगों के बंट में आ गई। उसी तरीके से फिर ये धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैल गया। ठीक है, तो आपके प्रश्न आएगा भूदान आंदोलन किसने स्टार्ट किया, तो आप बताओगे भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो कृषि के लिए या फिर खेती के लिए बहुत लोगों ने संघर्ष भी किए हैं, बहुत लोगों ने झेला भी है, बहुत कुछ मतलब अपने साथ गलत भी हुआ है, सही भी हुआ है, वो सारी चीजें मतलब सब झेली है किसानों ने। ठीक है, अब देखते हैं हम कृषि। हम सीधा सीधा देखेंगे, है ना, पूरा पाठ तो पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, मतलब पूरा पाठ तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम उसको डिवाइडेशन में मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट लेंगे उसके। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं हम, देखो कृषि एक तो होती है खाने के लिए, किसके लिए, खाने के लिए, और एक होती है कच्चे माल के लिए, कच्चे माल के लिए। ठीक है, और एक होती है कच्चा माल हो गया, खाने के लिए हो गया, एक होता है कच्चे माल के लिए हो गए, खाने के लिए हो गए, और एक हो गए अपने बेचने के लिए। ठीक है, किसके लिए, बेचने के लिए। अब इनका अलग अलग नाम है। ठीक है, इनको हम अलग अलग तरीके से अलग अलग उसमें करेंगे। ठीक है, अब देखो खाने के लिए अलग से, हमको खाने के लिए जो भी भूमि है, सॉरी जो भी कृषि है, जैसे हम गेहूं खाते हैं नहीं खाते हैं, क्या हम रबड़ खाते हो, रबड़ नहीं खाते हो, रबड़ हम क्या करते हैं, बेचते हैं। ठीक है, और बेचते हैं फिर कुछ चीजें बनती हैं उनकी। ठीक है, उसके बाद कच्चे माल के लिए क्या आप सरसों खाते हो, सरसों खाते हो क्या, नहीं खाते हो। सरसों के लिए हमको तेल मिलता है। ठीक है, सरसों से तेल मिलता है और तेल को हम खाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इनको मैं आपको एक एक कर करके सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है ना, दसवीं के चैप्टर में है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। अब देखो मेरी बात सुनो, शब्दों का फर्क होता है, शब्दों को समझने की कैपेसिटी होती है बच्चे में। ठीक है, सबसे मेन बात होती है। अब जैसे मैंने लिख दिया, सबसे पहली बात तो मैंने लिख दिया, इसी का नाम है दहन। क्या है, दहन कृषि। अब मेरे को बताइए आप दहन क्या होता है। अब कई बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा दहन क्या है, नहीं आएगा ना समझ में। तो दहन का मतलब होता है, तो मतलब कृषि करते हैं वो मैं समझाऊंगा आपको। दहन का मतलब तो वैसे तो जलाना होता है। ठीक है ना, अब ये होता है प्रारंभिक जीवन निर्वाह की कृषि। अब इसमें क्या होता है, इसमें लोग देखो सीधा सीधा समझ लेना, इसमें लोग परिवार के खाने की व्यवस्था के लिए करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मतलब जीवन को जीने के लिए, निर्वाह करने के लिए, निर्वाह मतलब व्यतीत करने के लिए ये कृषि की जाती है। और इसमें क्या है कि अपने खाने के लिए जितना छोटा मोटा मिल जाए, मतलब थोड़ी बहुत जमीन में, और हम खाकर अपना पेट भर लें। अब इसी को बोलते हैं दहन कृषि। अब दहन कृषि का मैं आपको समझा देता हूँ। देखो दहन कृषि वो कृषि होती है, देखो समझने की कोशिश करना बच्चों आप, है ना। जैसे यहाँ पर जमीन है मेरी, यहाँ पर मेरी जमीन है, मान लेते हैं एक एकड़। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या है, इस पर मैंने पूरी पर फसल डाल दी। ठीक है, ये फिर बंजर पड़ी हुई भूमि है, मेरी नहीं है मान लेते हैं। ठीक है, इस पर मैंने कर दिया। ठीक है, इस पर मैंने फसल उगा दी। अब ये फसल उगकर तैयार हो गई। तैयार होने के बाद अब इसको काट लिया। ठीक है, अब इसको काटने के बाद इसको काट लिया फसल को, और काटने के बाद अब यहां पर क्या होएगा कि इस एरिया को पूरे को हम बर्न करेंगे, मतलब कि इसको जलाएंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, जलाएंगे। अब जलाने के बाद इस स्थान को छोड़कर हम ये वाले स्थान पर आ गए। ठीक है, उस स्थान को हमने
छोड़ दिया और हमने यहाँ पर कृषि लगा दी, ठीक है, क्योंकि उसकी जलाने से उर्वरता खत्म होती है। क्या खत्म होती है? ठीक है, क्या खत्म होती है? उर्वरता, ठीक है। यहां पर जला दिया, फिर उसी को बोलते हैं दहन कृषि। क्या बोलते हैं? दहन कृषि। जलाकर जो सपाट एरिया कर लिया जाता है उस पर खेती करना ही दहन कृषि होती है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है। अब आ जाता है गहन, अब आ जाता है दूसरा गहन जीविका कृषि। देखो गहन का मतलब क्या होता है? गहन का मतलब क्या होता है? गहन का मतलब होता है भीड़ भड़का, ठीक है। गहन का मतलब क्या होता है? ज्यादा तादाद में, ठीक है, ज्यादा संख्या में। गहन का मतलब क्या होता है? संख्या में ज्यादा। अब देखो आपको पता ही है शहरों में आजकल क्या हो रहा है, शहरों में जमीन हटकर, जैसे ये खेती की जमीन है, इसको लोगों ने प्लॉट काट दिए, बेच दिया, ठीक है, इसको बेच दिया पूरे को, और बेचने के बाद यहाँ पर खेती करना बंद। पॉपुलेशन आई है, जनसंख्या ज्यादा हुई है, तो इसी वजह से यहाँ पर खेती बंद हो गई, ठीक है, यहाँ पर खेती बंद हो गई। तो गहन जीविका के लिए इसमें क्या है, अब देखो ये खेत मैंने बताया अभी, है ना। अब पहले तो क्या है, पहले तो पूरे में कृषि होती थी, वो नॉर्मल बहुत अच्छी होती थी, खा लेते थे, ठीक है। अब इसको इसमें प्लॉट काट दिए, ठीक है, इधर अब बची ये वाली कृषि। अब इसमें क्या करेगा, ये नए नए तकनीक अपनाएगा, उर्वरक लेकर आएगा, खाद बीज जो भी अच्छे लेकर आएगा, और ज्यादा से ज्यादा इन पर केमिकल वगैरह की दवाई डालेगा, और यहाँ पर वो हो जाएगी, जनसंख्या यहाँ पर आ गई, और कृषि जोत खेत कम पड़ गया, ठीक है। और उसी को हम गहन जीविका कृषि बोलते हैं, जिसमें रसायन की ज्यादा उपयोग होता है, ठीक है, रसायन का ज्यादा उपयोग होता है, उर्वरकता बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के केमिकल्स मिलाए जाते हैं, ठीक है ना, उसी को हम गहन कृषि बोलते हैं, ठीक है ना। समझ रहे मेरी बात को? मैंने बताया ना आपको, ये कम पड़ गया एरिया, ये भी कम पड़ गया, फिर आप धीरे धीरे ये अगली साल ये कम पड़ जाएगा, ये भी बेच दिया, फिर उसके बाद ये अब जोत की वो तो कम पड़ गया ना एरिया, तो अब एरिया कम पड़ गया, तब ये एरिया बचा है। अब इसमें हम चाहे 1000 तरह के अपना ले कुछ भी ज्यादा कृषि करने के लिए, तो वही गहन कृषि होती है, ठीक है। अब एक आ जाता है सबसे मेन और मुख्य, सबसे मेन और मुख्य, ये होता है वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेंगे एग्जाम में, आपसे ये वाणिज्यिक पूछ लेंगे, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, वाणिज्यिक कृषि का आपको ये देखना है ठीक से। देखो वाणिज्यिक, ये वाणिज्य ये शब्द है ना, ये जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी से रिलेटेड है, वाणिज्यिक वर्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है निवेश के लिए, निवेश के लिए, ठीक है। अब देखिए एक बात बताओ, मैंने खेती की, मैंने क्या किया, मैंने खेती की, मुझे मेरे एक एकड़ में मैंने मान लेते हैं गन्ना बो दिया। क्या बो दिया? गन्ना। अब गन्ना मैंने परिश्रम लगवाए बहुत सारे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा गन्ना पैदा हो गया और मैंने इसको भेज दिया कहां पर? फैक्ट्री में, ठीक। कहां पर फेंक दिया? कहां पर भेज दिया? फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री में इसके साथ कुछ भी करो, लेकिन मुझे मेरी कीमत मिल गई, और मुझे मेरी कीमत मिलने पर मैं खुश, ठीक है। तो वही होती है वाणिज्यिक कृषि। जिस फसल को हम उत्पादन मतलब निर्यात करने के लिए, जिस फसल को हम बेचने के लिए उगाते हैं, वो वाणिज्यिक कृषि के उसमें आती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब ये देखो, वाणिज्यिक कृषि में हमको लालच है कि हमारी फसलें ज्यादा से ज्यादा हो, हमारी फसलें ज्यादा से ज्यादा हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, देखो उर्वरक, कीटनाशक, ठीक है, कीटनाशक हम ज्यादा से ज्यादा डालने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी फसलें अच्छी हो और हमारी पैदावार इसमें बढ़ जाए। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है। अब देखो ये तो हो गया वाणिज्यिक। अब वाणिज्यिक में एक उदाहरण और बता देता हूं जो आपकी किताब में साफ साफ लिख रखा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, तो बता देता हूं। आपको पता है पंजाब और हरियाणा, पंजाब और
हरियाणा। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है चावल होते हैं, होते हैं नहीं होते हैं, चावल होते हैं, इधर उगाए जाते हैं। ठीक है, एक बिहार भी होता है, बिहार। ठीक है, और बिहार में भी चावल उत्पन्न होते हैं, उत्पादक होता है चावल का भी। ठीक है, अब मुझे बताइए वाणिज्यिक कृषि को हम कैसे पहचानेंगे, वाणिज्यिक कृषि को हम कैसे पहचानेंगे? तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, बिहार में है, ठीक है, बिहार में है तो चावलों को ओडिशा है, बिहार ओडिशा एक ही बात है। ठीक है, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा में क्या करेंगे, चावलों को खाने के लिए। ठीक है, मतलब वहां पर भी वही चावल है, यहाँ पर भी वही चावल है, लेकिन ओडिशा में तो चावल खाए जाएंगे। ठीक है, और पंजाब और हरियाणा में इनको निर्यात कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? निर्यात। और निर्यात और आयात में आपको फर्क पता होना चाहिए। देखो, एक तो होता है एक्सपोर्ट, ठीक है, और एक होता है इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात और इंपोर्ट मतलब आयात। ठीक है, आयात और निर्यात में आपको सीधा सीधा फर्क पता होना चाहिए। अरे एक्सपोर्ट निर्यात कर रहे हैं, निर्यात मतलब, और आयात मतलब हमारे पास आ रहा है, आयात मतलब हमारे पास आ रहा है, और निर्यात मतलब हम किसी चीज को भेज रहे हैं कहीं। ठीक है, वही आयात निर्यात होता है। अब पंजाब और हरियाणा चावल को खाएगा नहीं, उससे ज्यादा वो निर्यात कर देगा। ठीक है ना, तो वो हो गई उसकी वाणिज्यिक कृषि। पंजाब और हरियाणा की वाणिज्यिक कृषि कौन सी हो गई? चावल हो गई। लेकिन वही चावल ओडिशा की थोड़ी है, ओडिशा तो खाएगा और ओडिशा में तो कम पड़ जाएगा, पंजाब और हरियाणा से भी ओडिशा में बेचने पड़ जाएंगे। तो वही बात है, वाणिज्यिक कृषि कहां पर क्या होती है वो आपको मैंने बता दी। और मतलब बेचते क्यों है? पैसों के लिए। अरे उगाएंगे और उसको निर्यात करेंगे तो पैसों के लिए तो बेचेंगे। ठीक है, ठीक है, एक आ जाता है इसमें, देखो ये जो वाणिज्यिक कृषि है ना, वाणिज्यिक कृषि, इसी को रोपण कृषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोपण कृषि। क्या बोलते हैं? रोपण कृषि। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रोपण। अब रोपण कृषि में क्या है? रोपण कृषि, देखो वाणिज्यिक कृषि को रोपण कृषि बोलते हैं। इसमें सीधा सीधा है कि रोपण कृषि में ज्यादा से ज्यादा शारीरिक श्रम किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा लोग लगाए जाते हैं काम के लिए। ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा लोग लगाने के बाद इसमें मतलब ये एक तरह से, मतलब जैसे ये हो गया, देखो ये क्षेत्र है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि वाणिज्यिक कृषि में और रोपण कृषि में, रोपण कृषि में हमने यहाँ पर बोल दिया, मान लेते हैं हमने यहाँ पर बो दिया चाय। क्या बो दिया? चाय। हमने यहाँ पर चाय बो दी। ठीक है, और वाणिज्यिक कृषि में हम रोपण कृषि में उसको ले लेंगे। कैसे? यहाँ पर एक यही हो रही है, पूरे में चाय है, पूरे में क्या है? चाय। देखो एक तो इसमें श्रम ज्यादा होगा। श्रम का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में समझना है तो लेबर। ठीक है, इंग्लिश में समझना है तो लेबर। ठीक है, और वैसे समझना है तो मेहनत, ऐसे समझना है तो मेहनत। ठीक है, ये मेहनत ज्यादा लगेगी इसमें, श्रम मतलब जो काम करने वाले वो ज्यादा लगेंगे। दूसरा, इसमें मतलब ये एक ही जगह पर, एक ही जगह पर कैसे? जैसे मैंने अभी आपको बताया गहन कृषि। ठीक है, दहन कृषि बताया मैंने आपको। तो दहन कृषि में क्या था? यहाँ से जलाया वहां चले गए, वहां से जलाया वहां चले गए। लेकिन ये क्या है? एक ही जगह की जाती है, रोपण कृषि बोलते हैं उसको। ठीक है ना, ये रोपण कृषि का। अब देखते हैं हम, अब सबसे मेन पॉइंट देखते हैं हम, जो तुम्हारे इस पार्ट का सबसे मेन टॉपिक है, हम उसको देखते हैं। ठीक है, देखो ऋतु कितनी होती है? ऋतु कितनी होती है? ऋतु 3 होती है। कितनी होती है? 3। ठीक है, एक तो होता है, अरे वैसे तो ऋतु 4 होती है, लेकिन फसल कृषि ऋतु कितनी होती है? कृषि
ऋतु, कृषि ऋतु 3 होती है। कितनी होती है? 3। देखो इधर देखो, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ, रबी और जायद, ठीक है। खरीफ, रबी और जायद। अब देखो सबसे मेन पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट है इसका, देखो रबी की फसलें है ना, रबी की फसलें, रबी की है ना, ये तो ये फसलें अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं, ठीक है। और इनको मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब जब मार्च और अप्रैल है तो मार्च अप्रैल में फिर ये काट ली जाती है, तो कौन सी फसलें बोई जाती है? जायद की फसलें, ठीक है। मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है। उसके बाद अप्रैल और मई, अप्रैल मई में बोई जाती है, ठीक है। उसके बाद जून जुलाई, जून जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त में इनको काट ली जाती है, ठीक है। उसके बाद खरीफ की जो फसलें हैं, खरीफ की फसलों को जुलाई अगस्त में नहीं, अगस्त सितंबर में, अगस्त सितंबर में, अगस्त सितंबर में इनको बोया जाता है। और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में इनको काट लिया जाता है, ठीक है ना। समझ में आ गई होगी, खरीफ, रबी और जायद। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये तो हो गया इनका सीक्वेंस की कब से कब तक होती है, ठीक है। अब खरीफ की फसलों में, खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? जैसे बाजरा, चना, चना चना नहीं है, चना नहीं है, सरसों, ठीक है। उसके बाद ज्वार, उसके बाद उड़द, ठीक है। उसके बाद मूंग, ठीक है। ये चीजें, सरसों बाजरा नहीं, सरसों तो रबी की फसल है, सरसों रबी की फसल है। देखो रबी की फसलें लिखो, रबी, रबी की फसलें हैं सरसों, गेहूं, सरसों, गेहूं, मटर, चना, ठीक है ना। सरसों, गेहूं, मटर, चना, ठीक है। अब मैंने एक एक का सबका लिखवाऊंगा। सबसे पहले आप देख लो खरीफ, रबी और जायद, फसलें कितनी होती हैं? खरीफ, रबी और जायद, खरीफ, रबी और जायद, ठीक है ना। अब इनका आप देखना है कि खरीफ की फसलें अगर सितंबर में बोई जाती है और उसके बाद 3 महीने 4 महीने में 3 महीने में काट ली जाती है, ठीक है। उसके बाद रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। उसके बाद जायद की फसलें अप्रैल मई में बोई जाती है और जुलाई में अगस्त में काट ली जाती है। और जायद की फसलों में, जायद की फसलों में बाड़ी बोलते हैं ना, बाड़ी, इन चीजों की, खरबूजा, तरबूज है ना, जो भी होते हैं वो जायद की फसलों में आते हैं, ठीक है। अब हम आपको एक एक चीज लिखवाते हैं, आप इनको नोट डाउन करते चलो। ठीक है, लिखो। सबसे पहले लिखो खरीफ, ठीक है, खरीफ की। उसके बाद रबी, ठीक है। इनमें फसलें लिखनी है, सिर्फ आपको इनमें फसलें लिखनी है, ठीक है। देखो रबी की फसलें हो गई गेहूं, जौ, सरसों, मटर, चना, ठीक है, ईटीसी, ठीक है। उसके बाद ये देखो ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, मूंग, उड़द, ठीक है ना। ये ईटीसी ये हो गए, मतलब खरीफ की हो गई, रबी की हो गई, ठीक है ना। इनको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। जैसे जूट भी हो गया, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, बहुत सारी है ना, जूट हो गया, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ जूट,
मूंगफली, ठीक है। उसके बाद जूट मूंगफली हो गया, है ना। उसके बाद आती है जायद की फसलें। किसकी फसलें? जायद की फसलें। और जायद की फसलें ज्यादा नहीं है, मार्च अप्रैल में बोई जाती है। जैसे तरबूज खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, खीरे हो गए, ठीक है, खीरे हो गए, ककड़ी हो गई, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या होती है? ये जायद की फसलें होती हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसको लिख लेना आप। सब्जी हो गई जैसे, ठीक है, सब्जी हो गई। चारे से रिलेटेड कोई भी चीज हो गई, चारे से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये खरीफ की, रबी की और जायद की। अब देखो यही लिख लेना आप, छोटा छोटा लिख रहा हूं वो लिख लेना आप, ठीक है। रबी की फसलें सितंबर नहीं, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद फरवरी, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, ठीक है ना, ये काट ली जाती है। उसके बाद ये मैंने जैसे ये कटती हैं तो जायद की फसलें बोना स्टार्ट हो गई मार्च से अप्रैल। उसके बाद ये कट जाती है अपने जुलाई अगस्त नहीं लगता है, ठीक है। जून जुलाई तक काट ली जाती है, जून जुलाई, ठीक है ना। उसके बाद जुलाई अगस्त में ये स्टार्ट हो जाती है, जुलाई अगस्त में ये स्टार्ट हो जाती है और इनको काट लिया जाता है अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। बच्चों मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये चीजें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होंगी और यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, इस पार्ट का, ठीक है ना। अब हम देखते हैं एक एक फसलें करके जो कि तुम्हारे पाठ में है। ठीक है, अब देखो इसको मैं मिटा रहा हूं, अब आपको लिखना है। देखो मुझे एक बात बताओ, कल मैंने आपसे एक चीज पूछी थी, मुझे एक चीज बताइए। जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में लोग कपड़े कैसे पहनते हैं? जम्मू कश्मीर में लोग कपड़े कैसे पहनते हैं? आपको पता होगा ऊनी कपड़े पहनते हैं। जैसे किन्नौर चले जाओ आप हिमाचल प्रदेश में, तो वहां पर लोग आज भी क्या पहन रहे हैं, मतलब तो स्टार्ट हो गई खैर सर्दियां, लेकिन लोग फिर भी पहले भी जैसे हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है तो वहां पर ऊनी स्वेटर पहनते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से जलवायु का परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तनों या जलवायु कारणों से भारत में गेहूं, चावल, सरसों, दाल, तिलहन, ठीक है ना, तिलहन हो गई, तिलहन। उसके बाद कपास जिसको आप कॉटन बोलते हो, कपास हो गए, जूट, ठीक है। ये फसलें मुख्य हैं जलवायु परिवर्तनों के कारण, ठीक है ना। अगर भारत की जलवायु अगर और तरह की होती तो भारत में यहाँ पर ज्यादा मतलब अलग तरह की खेती होती, लेकिन जैसे चाय भी हो गई, कॉफी भी हो गई, ठीक है, चाय कॉफी ये दोनों भी हैं, ये विदेशी हैं, ये दोनों विदेश से आई हैं, ठीक है ना। ये भी आपको मैं बताऊंगा, ये विदेशी फसलें हैं, ठीक है, अपने यहाँ की नहीं है। तो ये जलवायु परिवर्तनों के कारण हमारे यहाँ पर ये फसलें बोई जाती हैं, ठीक है ना। सबसे पहले लिखो चावल लिखते हैं, ठीक है, चावल देख लो, या फिर चावल नहीं तो कोई दूसरा देख लो। ठीक है, ये देखो गेहूं, भारत में
खाने वाली सेकंड फसल है। ठीक है ना, ये चीजें ध्यान रखना है। फर्स्ट फसल कौन सी है? चावल। भारत में फर्स्ट नंबर पर खाते हैं लोग। ठीक है, इसको क्या है 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा तथा धूप की जरूरत होती है। ठीक है ना, ये चीजें लिखनी है। मैं बोल भी रहा हूं ना गेहूं को, ये भारत में सेकंड खाने वाली फसल है और इसको ज्यादातर मतलब इसको 25 से 50 सेंटीमीटर की तक की वर्षा चाहिए होती है। ठीक है ना 50 से 75 है, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है। ठीक है ना, और ये भारत की सेकंड खाने वाली फसल है। फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट है अपने चावल। ठीक है ना, ये भारत में कई जगह पर बोई, मतलब बहुत जगह पर बोई जाती है, जिनमें से देखो ओडिशा हो गया। ठीक है ना, उसके बाद अपने पंजाब, ठीक है, हरियाणा। ठीक है, और एक डेल्टाई क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र। अब मैं थोड़ी 1 मिनट के लिए बता देता हूँ डेल्टाई क्षेत्र क्या होता है। डेल्टाई क्षेत्र नहीं जानते हो, देखो आप यहाँ से नदी बहकर आ गई, यहाँ पर आ गई नदी। ठीक है, ये समुद्र है। ठीक है ना, ये क्या है? समुद्र। ठीक है, अब ये आकर यहाँ पर गिरेगी, लेकिन ये यहाँ से ऐसे ऐसे फैल जाएगी। ठीक है, ऐसे फैल जाएगी। ठीक है, यहाँ से तो ये पूरा जो एरिया है ना, ये डेल्टाई क्षेत्र हो जाता है। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है ना, अब उसके बाद तीसरी देखते हैं। ठीक है, इनको उठाते हैं, अब तीसरी फसल देखते हैं। जल्दी जल्दी देखते हैं, इतना टाइम मत लगाओ। मतलब मोटा अनाज देखते हैं। मोटा अनाज जैसे बाजरा हो गया। बाजरा जानते हो? बाजरा कितने बच्चे जानते हैं? कितने बच्चों ने पेड़ देखे हैं बाजरे के? बताओ बताओ जल्दी। ज्वार हो गया और रागी हो गया। ठीक है, आपने बाजरा देखा ही होगा। इन फसलों के लिए, मोटा अनाज के लिए, इनके लिए कम वर्षा की आवश्यकता, कम वर्षा की आवश्यकता होती है। इनको क्या होता है? कम वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, ये कैसी मिट्टी में मतलब अपना वो कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मक्का है, इसी में मक्का। ठीक है, कौन बोलते हो जिसको? अरे कौन नहीं बोलते क्या? मक्का है तो मक्का क्या है? मक्का के लिए मिट्टी अलग होती है, जैसे जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में मक्का अच्छा काम करता है। ठीक है, उसके बाद दाल हो गई, जैसे दाल, इसमें तो अब देखो दाल हो गई, दाल। ठीक है, ये भारत में, ये भारत उत्पादन में इसका पहला है, पहला देश है, फर्स्ट कंट्री है। फर्स्ट कंट्री कौन सा है? भारत है। ठीक है ना, अब सबसे मेन चीज देखते हैं हम एक बार। जो दाल होती है ना, दाल आपको पता ही होगा। सब बोलते हैं सर दाल दाल रोटी का जुगाड़ बैठ जाए ना, यही होता है। तो देखो दाल होती है ना, वो कम नमी युक्त क्षेत्र में होती है। जहां पर कम नमी होगी ना, वहां पर भी होती है। ये सबसे प्रोटीन फसल है, प्रोटीन युक्त बोलेंगे हम, प्रोटीन युक्त फसल है। ठीक है, ये देख लो। अब देखो, अब इसको मैं मिटाता हूं। अब देखते हैं गन्ना। कौन सी? गन्ना। ठीक है, गन्ना। इसका एक लॉजिक, गन्ने की एक कंडीशन है। गन्ना जो है ना, वो सबसे पहली बात तो 75 से 100 सेमी वर्षा में होते हैं। ठीक है, और सबसे मेन बात इसकी क्या है कि ये 1 साल तक, 1 साल में तैयार होता है। ठीक है, और गन्ने से देखो गुड़, सिरा,
ठीक है, चीनी, ये सारी चीजें बनती हैं गन्ने से। ठीक है, इसकी खास बात है कि एक साल में जाकर तैयार होती है गन्ने की, है ना। इसमें परिश्रम और पूंजी दोनों ज्यादा लगते हैं, दोनों ज्यादा लगते हैं। ठीक है, गन्ने की खेती देखना आप सर्च करके, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी फसल। उसके बाद आ जाती है हमारी तिलहन फसलें। कौन सी फसलें? तिलहन फसलें। तिलहन क्या होता है? तिलहन फसलें, तिलहन फसलें कौन सी होती हैं? तिलहन फसलें, अरे जो तेल देती है, सूरजमुखी, आता है नहीं आता है? नारियल आता है नहीं आता है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, इनमें आता है नहीं आता है? बता दो। ठीक है, अब देखो इनका सबसे मेन काम क्या होता है? इनका सबसे मेन काम होता है, जो तिलहन फसलें होती है ना, इनको जैसे साबुन हो गए, ठीक है, पार्लर का जो भी सामान है उनमें काम आते हैं। ठीक है, तिलहन फसलों का ये काम है, मतलब जैसे साबुन बनाते हैं, जैसे कुछ और बनाते हैं, ठीक है, उनमें ये फसलें काम में आती हैं। ठीक है ना, जैसे सूरजमुखी हो गया, अलसी हो गया, ठीक है, बिनोला हो गया, अरंडी हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है, सोयाबीन हो गया, ठीक है, अरंडी हो गया, ठीक है, उसके बाद सूरजमुखी तो है ही, ठीक है ना। ये सारी फसलें, तो इनका काम क्या है? इनका काम ब्यूटियों के, मतलब ब्यूटी में काम आने वाली चीजें, जैसे श्रृंगार का सामान हो गया लेडीजों का, ठीक, कच्चे माल के रूप में भी ले जाते हैं इनको। ठीक है, श्रृंगार और कच्चे माल के लिए ले जाते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें। अब उसके बाद देखते हैं चाय। मैं तुमको जो मेन पॉइंट है ना वही बता रहा हूँ। वैसे तो तुम्हारे पास, सबके पास किताब है, लेकिन मैं जो मेन पॉइंट है वो बता रहा हूँ। जैसे चाय हो गई, चाय हमको कौन देकर गए? सबसे पहले इंडिया में, भारत में चाय अंग्रेज लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? अंग्रेज। कौन लेकर आए थे? अंग्रेज। ठीक है, और चाय के लिए समान वर्षा, वर्ष भर, अंडरस्टैंड, मतलब समान वर्षा होनी चाहिए वर्ष भर। ठीक है, जो ड्रॉप टाइप में इसमें काम करता है, मतलब ये। ठीक है, इसमें क्या है? कम श्रमिक की जरूरत, कम श्रम की जरूरत होती है। ठीक है ना, कम श्रम की जरूरत होती है। वैसे तो आजकल इंडिया की हो गई सारी कंपनी, सबसे पहले अंग्रेजों ने लगाई थी यहाँ पर कम फैक्ट्रियां, लेकिन अब क्या हो गया कि अब भारत में ही हो गए सबके, भारतीय लोग मालिक बन गए। ठीक है ना, इनकी जो पत्तियां होती हैं बड़ी स्मूथ होती हैं, मतलब अच्छी होती हैं, तो इसलिए इनके कम श्रम की जरूरत पड़ती है, और इनके लिए वर्षा भी पर्याप्त, मतलब नॉर्मली एवरेज वर्षा आती रहे, वो ठीक है इनके लिए। ठीक है ना, और चाय को हम वाणिज्यिक कृषि बोल सकते हैं, वाणिज्यिक खेती। क्या बोल सकते हैं? वाणिज्यिक खेती। अब कैसे बोल सकते हैं वाणिज्यिक खेती? बताइए मुझे, आप बताइए। अरे वाणिज्यिक कृषि मैंने बताया ना आपको, निर्यात करने के लिए। और निर्यात क्यों करते हैं? पैसों के लिए करते हैं। ठीक है, निर्यात क्यों करते हैं? पैसों के लिए करते हैं। ठीक है, अब इसके क्षेत्र लिख लेते हैं। जैसे असम में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, असम में इसके लिए ढलानी खेत, सीढ़ीनुमा खेत सुने हैं तुमने? ये खेत, ये खेत, ये खेत, ये खेत, ये खेत, जैसे यहाँ पर वो बो दिए, यहाँ पर बो दिए, ठीक है, यहाँ पर फसल बो दी। ठीक है, ये सीढ़ीनुमा खेत वहां पर चलते हैं, सीढ़ीनुमा जगह पर ये बोई जाती है। ठीक है ना, उसके बाद देखो
असम हो गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया, क्या हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है जगह, कौन सी जगह, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में चाय होती है बहुत अच्छी किस्म की चाय होती है वहां पर, ठीक है। ये सारी चीजें लिख लेना है, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉफी, कॉफी भी इसी में लिख लेते हैं, चाय कॉफी यमन से लाई गई थी, यमन एक कंट्री है, ठीक है ना। यमन से ये अंग्रेज लेकर आए थे, यमन से आई थी ये वाली, ठीक है ना। इसमें भी ज्यादा मतलब ठीक है। और इसमें ये सबसे पहले कहां पर लेकर आई गई थी, कर्नाटक में। कर्नाटक में पहाड़ी है, जैसे बाबा बुदन की पहाड़ी, कौन सी, बाबा बुदन की पहाड़ी। और अब तो पूरी नीलगिरी में, अब तो पूरी नीलगिरी में, ये कर्नाटक में ये सारी जगह पे कॉफी की खेती की जाती है, ठीक है ना। कर्नाटक अग्रणी है इसमें, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लास्ट कौन सा बचा है तुम्हारा, बागवानी फसलें और देख लेते हैं एक बार, ठीक है। बागवानी फसलें कि कौन सी वाली, बागवानी, ठीक। बागवानी फसलें, बागवानी फसलें क्या होती हैं, बागवानी फसलें वो फसलें होती हैं जो फल फ्रूट देती हैं। फल फ्रूट जैसे हमने J&K में क्या है, सेब, ठीक है ना, सेब, ठीक है। उसके बाद इनसे क्या होता है हमको, इनसे क्या होता है, इनसे हमको निर्यात करते हैं, जैसे वहां पर ज्यादा हो रही है तो उसको निर्यात करेंगे और निर्यात करके पैसे मिलेंगे, जैसे कि रबड़ हो गया, ठीक है ना। कपास सुना है, कपास, जूट सुना है, जूट, जिसको सुनहरा रेशा बोलते हैं, सुनहरा रेशा, क्या बोलते हैं, सुनहरा रेशा, ठीक है। इसको बोलते हैं कपास को सफेद सोना, इसको व्हाइट गोल्ड बोलते हैं, ठीक है। इसको सुनहरा रेशा बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद और तो कुछ है नहीं तुम्हारे यहाँ पर, ठीक है। सबसे मेन बात है ये कपास है 6 से 8 महीने में तैयार होता है, ठीक है। ये निर्यात की जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर। इसके लिए धूप भी जरूरी है, किसके लिए, कपास के लिए धूप, क्योंकि धूप पड़ेगी जभी तो ये निकलेगा, मतलब धूप पड़ेगी जभी तो ये कपास का पेड़ देखना, और पेड़ वैसे व्हाइट कलर का खिला हुआ मिलेगा आपको इसमें से ऐसे निकल के, ठीक है ना। इसमें से ऐसे व्हाइट कलर का वो निकला हुआ मिलेगा, ठीक है। उसमें कॉटन होती है जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, आज मैं इतना ही बता पाया हूँ और आशा करूंगा कि आपको आगे भी मैं बताऊं कुछ, ठीक है। और सबसे मेन चीज तो मैं ये आशा करूंगा कि आपको समझ में आया नहीं आया, तो आप मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। दूसरा ये है कि लाइक सब्सक्राइब तो कर दिया करो, अगर अच्छी लगे तो। सब्सक्राइब करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, वैसे देखते देखते ही कर दो, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखना है और आप मेरे को कमेंट कर देना अगर कुछ भी गलत हो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई कहने की ऐसी कोई बात नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में डालना सर ये क्वेश्चन गलत बताया, ये क्वेश्चन सही बताया, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है। बाय बाय।